हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आपके लिए लेके आया हूं केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2। यार प्यारे बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 की। तो देखो यार दोस्तों, लेक्चर नंबर 2 को कैसे डिस्कस करना है उस पर डिस्कशन करते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे केपी। केसी के क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करा दिए गए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी से, कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी है उसके क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो गौर से जरा समझिए, केपी के करते कब है, जरा गौर से ध्यान दीजिएगा इन सभी बातों को बच्चों। सबसे पहली बात, केपी हम कब कैलकुलेट करते हैं, जब बच्चे सभी क्या हो, गैस फेज में हो। ठीक है कि नहीं, हमारे पास मिनिमम एक गैस फेज में जरूर हो, मिनिमम 1 रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट प्रेजेंट इन गैस फेज। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई एक गैस फेज में होना बहुत जरूरी है, तब हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं, तब हम केपी निकालते हैं। कैसे करते हैं इसको जरा एग्जांपल फॉर्म में देखिए जरा मेरे दोस्त। देखिए ये कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्लोज कंटेनर में होती है। अब यार इसमें कोई रिएक्शन हो रही है, तो गौर से मेरी बातों को समझिएगा। यदि इसमें कोई रिएक्शन हो रही है, आपने क्या किया, क्लोज कंटेनर है, इसमें कोई रिएक्शन हो रही है, तो जरा देखो, यदि कोई रिएक्शन हो रही है और गैस की बात चल रही है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी को तो फॉलो करेगा, यदि आइडियल है तो। अच्छा, पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करेगा तो हम बच्चों ऐसे भी लिख दे तो आपको बुरा थोड़ी लगेगा कि सर आप ऐसा कैसे लिख रहे हो। अब मेरे दोस्तों बताना जरा, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आपको कोई तकलीफ, बताइए। मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, तो हम इसकी जगह सी लिख सकते हैं। अब बताइए, यदि एक कंटेनर में रिएक्शन हो रही है तो ये मेरे दोस्त क्या होगा, कांस्टेंट। बताओ सही है कि नहीं, ये मेरे दोस्त क्या होगा, कांस्टेंट। बताइए सही है कि नहीं यार, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि जो तुम कहते हो वही हम कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया सी के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जिस तरह से आप कंसंट्रेशन को प्लस माइनस करते थे, उसी तरह से आप मोल प्रेशर को भी प्लस माइनस कर सकते हो, है ना। जिस तरह से कंसंट्रेशन को आप प्लस माइनस करते थे, सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज करना है, सिमिलर कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिस तरह से कंसंट्रेशन को प्लस माइनस करते थे उसी तरह से प्रेशर को भी प्लस माइनस कर सकते हो, ये बोला जा रहा है। उसी तरह से प्रेशर को भी प्लस माइनस कर सकते हो, ये बात बोली जा रही है। अब हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चनों पे आते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं जनरेट करता हूं। देखो क्या है, CaCO3 को हमने थर्मली हीट किया है ऐसे इक्विलिब्रियम पर, क्लोज कंटेनर में, इस तरह से। ये सॉलिड है मेरे दोस्त, ये गैस है और ये सॉलिड है मेरे दोस्त, ऐसी सिचुएशन है। अब जरा गौर से बातों को समझो। मैंने कहा एट इक्विलिब्रियम the pressure of vessel is 10 atmosphere. Then calculate equilibrium constant Kp for given reaction. आपसे कहा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को थर्मली हीट किया गया है इस तरह से। अब वो पूछ रहा है इक्विलिब्रियम में प्रेशर बताओ कितना होगा, इक्विलिब्रियम में प्रेशर बताओ कितना होगा। तो दोस्तों कैसे करोगे, जरा मेरे को बताना। इक्विलिब्रियम में प्रेशर कैसे लिखा जाता है, मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। कैसे लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बस। क्यों, क्योंकि सॉलिड का, मैंने पीछे पढ़ाया है, सॉलिड का ना तो कंसंट्रेशन लेते हैं ना प्रेशर लेते हैं, है कि नहीं। सॉलिड का ना तो कंसंट्रेशन लेते हैं ना प्रेशर लेते हैं, तो यार दोस्त यही तो आएगा। जरा देखो, अब मेरे दोस्त ये बताना, जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा इस जगह पे कि मैं क्या कह रहा हूं। देखो यार, ये कंटेनर था ऐसे क्लोज कंटेनर। रिएक्शन स्टार्ट होने के पहले इसमें कौन था, कैल्शियम
कार्बोनेट। यदि रिएक्शन स्टार्ट होने के पहले सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट था तो जरा बताना कंटेनर का प्रेशर कितना था, वेसल ऑफ प्रेशर 0। अब जब रिएक्शन हो गई तो मेरे दोस्त रिएक्शन होने के बाद क्या सिचुएशन आई, पकड़िएगा अच्छे से। रिएक्शन होने के बाद क्या सिचुएशन आई, जब इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है तो इस कंटेनर में CaO भी है, इसी कंटेनर में CaCO3 भी है और इसी कंटेनर में मेरे दोस्त CO2 भी है। अब बताओ कंटेनर में जो प्रेशर जनरेट हुआ होगा किसकी वजह से हुआ होगा, क्या इन सॉलिड की वजह से? ये तो यार दोस्त सॉलिड है, ये भी दोस्त सॉलिड है और ये गैस है। इसका मतलब कंटेनर में जो भी प्रेशर अब आएगा, गौर समझिएगा, प्रेशर ऑफ कंटेनर या प्रेशर ऑफ वेसल इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही गैस है। तो जब मेरे दोस्त एक ही गैस है तो जो प्रेशर ऑफ कंटेनर दिया है या जो प्रेशर ऑफ वेसल दिया है वही एक्चुअल में क्या होगा, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। ये देखो आपको बस घुमाने की कोशिश की जा रही थी। कैसे घुमाने की कोशिश की जा रही थी, इस तरह से घुमाने की कोशिश की जा रही। उसने मेरे से कहा कि प्रेशर ऑफ वेसल गिवन है, और जबकि हम सभी जानते हैं कि जो प्रेशर ऑफ वेसल है वही प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि वेसल में सिर्फ एक ही गैस है, दो गैसें नहीं है। ये दो गैसें होती तो वो दो गैसों के प्रेशर का सम होता, मगर ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, इस वजह से ये ऐसे आ गया और हमारा आंसर कितना आ गया, 10 एटमॉस्फेयर, और क्वेश्चन इस तरह से खत्म हो गया। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब जरा देखो डिट्टो सेम क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम लोग सिर्फ क्या काम करेंगे, दो गैस ले लेंगे, एक गैस नहीं ले रहे। अभी तक क्या था, एक गैस थी, अब हम दो गैस की बात कर रहे हैं। जैसे देखो अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड को हम लोगों ने हीट किया और क्या बना, अमोनिया बना और H2S बना। ये भी क्या है, गैस है, और ये भी मेरे दोस्त क्या है, गैस है। इस तरह से अब वही डिट्टो सेम कंडीशन कि एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर ऑफ vessel is 10 atmosphere, then calculate equilibrium constant। ये देखो सेम क्वेश्चन है, बस इतनी सी बात कर दी है। तो जरा बताओ कैसे करोगे। तो यार सभी बच्चों को पता है कि क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। क्या करोगे, Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, इस तरह से करोगे, ठीक है। यही तो इक्वेशन होती है। इसका पार्शियल प्रेशर क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि ये सॉलिड है तो वो क्या हो जाएगा, आप कांस्टेंट मान लेते हो, वो इक्विलिब्रियम के अंदर चला जाता है, मतलब हम लोग नहीं लिखते। अब प्रॉब्लम आई पार्शियल प्रेशर निकाला कैसे जाए। तो जरा देखो यार, मैंने आपको पढ़ाया है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो मोल के प्रोपोर्शनल होता है यदि एक ही कंटेनर में क्वेश्चन चल रहा है, मतलब एक ही कंटेनर में दोनों गैस है। मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। इस कंटेनर में ये एक कंटेनर है, अब इस कंटेनर में कौन कौन है, इसी कंटेनर में मेरे दोस्त अमोनिया है और इसी कंटेनर में मेरे दोस्त H2S है। अब बताइए अमोनिया और H2S दोनों के लिए क्या सिचुएशन होगी, टेम्परेचर सेम एक ही कंटेनर में हो, ठीक है कि नहीं, R की वैल्यू सेम एक ही कंटेनर में हो, वॉल्यूम की वैल्यू सेम एक ही कंटेनर में हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि P प्रोपोर्शनल N आएगा। PV इक्वल टू NRT में यार सारी बातें तो दोनों गैसों के लिए सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर जो है मोल के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब जो मोल का रेशियो वही प्रेशर का रेशियो मेरे दोस्त। इसका मतलब ये बात लिख के आई है, यदि एक गैस A है एक गैस B है तो A के मोल का रेशियो और B के मोल का रेशियो जो होगा वही प्रेशर का रेशियो होगा। तो जरा बताना मोल यहां कितने आ रहे हैं, 1, यहां मोल कितना आ रहा है, 1, सेम रेशियो में है तो प्रेशर भी सेम रेशियो में होगा। तो टोटल प्रेशर 10 इक्वल टू क्या हुआ, प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस प्रेशर ऑफ H2S, ठीक है कि नहीं। टोटल प्रेशर ऑफ वेसल 10 दिया है, तो टोटल प्रेशर में कौन कौन टोटल प्रेशर जनरेट कर रहा होगा, एक अमोनिया गैस जनरेट कर रही होगी और एक कौन कर रहा होगा, H2S गैस, और दोनों के प्रेशर आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ अमोनिया इक्वल टू प्रेशर ऑफ H2S। क्यों, क्योंकि मोल बराबर है तो प्रेशर भी बराबर होंगे। तो यार प्रेशर निकल आया ना, अमोनिया का प्रेशर कितना निकला, 5, H2S का प्रेशर कितना निकला, 5,
क्योंकि 2p इक्वल टू 10 तो प्रेशर ऑफ अमोनिया इक्वल टू 5, दोनों की वैल्यू रख दी तो क्या आ गया 25 एटमॉस्फेयर स्क्वायर। ये देखो इस तरह से करते चले जाओगे क्वेश्चन को, ठीक है, समझ गए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, यदि यही बात हम ऐसे कर दें, देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक सॉलिड होता है। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यदि हम इस तरह से ब्रेक कर दें, इस तरह से, ये देखो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यदि हम इस तरह से ब्रेक कर दें और वही सिचुएशन दें कि यार एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर ऑफ वेसल इज, एट इक्विलिब्रियम द टोटल प्रेशर ऑफ वेसल इज 10 एटमॉस्फेयर, देन कैलकुलेट केपी ऑफ रिएक्शन, देन कैलकुलेट केपी ऑफ रिएक्शन। अमोनियम कार्बोनेट को हमने थर्मली हीट किया है, क्या आया है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आई है, इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर कितना बना 10 एटमॉस्फेयर बना। तो जरा बताओ यार केपी की वैल्यू क्या होगी। तो यार दोस्तों हम कैसे करेंगे, तो जरा ध्यान दीजिए यार दोस्तों हम किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना बनेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इनटू प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इनटू प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यार हमें दोनों के प्रेशर निकालने पड़ेंगे, तो मेरे दोस्तों अब मैं जल्दी से करने जा रहा हूं क्योंकि काफी देर से इस बात का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूं कि जो मोल का रेशियो होगा वही प्रेशर का रेशियो होगा। तो इसका मतलब टोटल प्रेशर जो 10 है वो प्रेशर ऑफ अमोनिया और मेरे दोस्त प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के सम के बराबर होगा। और प्रेशर ऑफ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या रिलेशन होगा, जो मोल का रिलेशन है, मोल का रिलेशन कितना है 2:1। इसका मतलब क्या है अमोनिया के मोल डबल है कार्बन डाइऑक्साइड के, यदि अमोनिया के मोल डबल है तो अमोनिया का प्रेशर भी डबल होगा कार्बन डाइऑक्साइड से। यदि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर P मानते हो तो मेरे दोस्त अमोनिया का प्रेशर कितना होगा 2P होगा। तो P की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी आएगी 10 डिवाइडेड बाई 3 आएगी। अब वैल्यू जाके यहां पटक दो, तो जब अमोनिया का प्रेशर आपने निकाला तो अमोनिया का प्रेशर मेरे दोस्त क्या है 2P है, तो 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 एटमॉस्फेयर। और मेरे दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है P, तो P की वैल्यू क्या है 10/3। जब यहां पर वैल्यू आप डाल दोगे तो यार 20 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3, तो वैल्यू मेरे दोस्तों हो गई 400 डिवाइडेड बाई 9 और 10 डिवाइडेड बाई 3 एटमॉस्फेयर क्यूब। ये देखो हमारा आंसर आ गया। तो यार यदि गैस ऐसे चलेगी तो ऐसा होगा। अब नेक्स्ट नंबर का केस, नेक्स्ट नंबर का केस कैसा, सभी के सभी गैस हो, मतलब यदि रिएक्टेंट भी गैस हो तो क्वेश्चन को कैसे करोगे दोस्तों। तो अब जरा समझो यार, यदि रिएक्टेंट भी गैस हो तो क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। ये देखो जरा क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, ये देखिए अब मैंने क्या किया है रिएक्टेंट को भी गैस कर दिया है, और जब रिएक्टेंट भी गैस होगी तो क्वेश्चन कैसे किया जाएगा इस बात को जरा ध्यान देते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या है 2SO2 गैस प्लस O2 गिव्स 2SO3 गैस। अब प्यारे बच्चों जरा देखना इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सभी के सभी गैस है, ठीक है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3 एट 1000 केल्विन इज, इसका Kp आपको दिया है 3.5 एटमॉस्फेयर। इसका Kp कितना दिया है 3.5 एटमॉस्फेयर। व्हाट वुड बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर पूछा गया है, ठीक है। और साथ में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर मोल ऑफ SO2 बराबर है मोल ऑफ SO3 के। क्या कह रहा है इक्विलिब्रियम पर मोल ऑफ SO2 मोल ऑफ SO3 के बराबर है। इफ द इक्विलिब्रियम इज फाउंड टू हैव इक्वल मोल ऑफ SO2 एंड SO3, तो मेरे दोस्तों पूछ क्या रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तो कैसे निकाला जाए। मैंने आपको पढ़ाया है कि बस यार एक ही बात करनी है, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगाओ। तो यार ये देखो आया, ऐसे ही तो लिखोगे। अब देखना
ये क्वेश्चन जैसे ही आप देखोगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको आता है तो 2 मिनट में सॉल्व होगा, और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो घूमते रहोगे, परेशान रहोगे। जरा बताना ये सारी गैसें एक ही कंटेनर में है कि अलग अलग कंटेनर में है? मेरे दोस्तों से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्या मेरा कोई प्यारा बच्चा ये बता सकता है कि ये सारी गैसें एक ही कंटेनर में है या अलग अलग कंटेनर में है? ये देखो कंटेनर बना दिया मैंने, क्या ये सारी गैसें एक ही कंटेनर में है? बताइए। ये देखिए, क्या ये सारी गैसें एक ही कंटेनर में है? और यदि आप कहते हो यस कि ये सारी गैसें एक ही कंटेनर में है, तो जरा मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि जो मोल का रेशियो होगा वही क्या होगा? प्रेशर का रेशियो होगा। तो यदि इनके मोल सेम है तो मेरे दोस्त इक्विलिब्रियम में इनके प्रेशर भी सेम होंगे, और यदि इनके मोल सेम है तो इक्विलिब्रियम में मेरे दोस्त इनके प्रेशर भी सेम होंगे। और यदि प्रेशर सेम है तो आप यार ये वैल्यू उड़ा सकते हो ना, ये इक्विलिब्रियम के ही प्रेशर तो रखने होते हैं। तो यहां पे क्या आया? तो हमारी वैल्यू क्या आ गई? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1/kp, और kp की वैल्यू मेरे दोस्त दी है, आपने जैसे ही वैल्यू रख दी हमारा आंसर आ गया। kp की वैल्यू कितनी है? 3.5। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर मैच कर जाएगा। तो तुम लोगों ने केपी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए, केसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए। अब आपका मन कर रहा होगा कुछ अलग किया जाए, तो कुछ अलग करते हैं। अलग करने में क्या है? अलग करने में है क्या? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन। हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन की अब डायरेक्शन फाइंड करने जा रहे हैं कि यदि कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन चल रही है तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाए। यदि कहीं पर इक्विलिब्रियम रिएक्शन चल रही है तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाए। मतलब कहीं पर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है ना, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम बनी हुई है। हमारे पास क्या है? एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि उस स्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई हम लोग छेड़खानी कर रहे हैं। छेड़खानी मींस हम उसमें कोई ना कोई चीज मिला रहे हैं या निकाल रहे हैं, या टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं या प्रेशर चेंज कर रहे हैं। यदि ऐसा करते हो तो डायरेक्शन क्या होगी? क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन भी है किसका? रिएक्टेंट का, और कंसंट्रेशन किसका है? प्रोडक्ट का भी है। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कंसंट्रेशन है मेरे दोस्त, और आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, उसमें रिएक्टेंट और डाल दिया या प्रोडक्ट और डाल दिया या उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया या प्रेशर बढ़ा दिया या टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो रिएक्शन कहां जाएगी? क्यों? इक्विलिब्रियम में इधर भी जा सकती है उधर भी जा सकती है, क्योंकि आपने पढ़ाया है कि इक्विलिब्रियम में इक्वल टेंडेंसी होती है दोनों तरफ जाने की। तो यार दोनों तरफ जाने की इक्विलिब्रियम में इक्वल टेंडेंसी है, तो उसके बाद किधर जाएगी? तो उस बात को डिफाइन करेंगे अब हम लोग। ठीक है, अब उस बात को कैसे डिफाइन किया जाता है, इस बात को डिस्कस करते हैं। तो गौर से समझिए, उसको डिफाइन करने का पहला रास्ता हमारे पास है क्वेशंट रेशियो। अब देखो यार, ये क्वेशंट रेशियो क्या चीज होती है इसको समझाता हूं। ठीक है, गौर समझिएगा। हमारे पास एक रिएक्शन है, हमारे पास एक रिएक्शन है N1A रिवर्सेबल N2B। ठीक है, आपने क्या किया? जब डेल्टा G इक्वल टू 0 आया तो आपने वहां पर इनका रेशियो निकाला, जिसको नाम दिया गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या है? एक्टिव मास ऑफ B डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ A। यही तो वैल्यू होती है मेरे दोस्त। ठीक है, ये आई। अब जरा देखो, यदि डेल्टा G डज नॉट इक्वल टू 0 है, और वहां पर यदि हम इनका रेशियो निकाल दें, किनका रेशियो निकाल दें? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो कहां निकाले? जहां डेल्टा G 0 नहीं है। तो जब डेल्टा G 0 होता है और इनका रेशियो निकाल दिया जाता है तो उसको नाम दिया जाता है बच्चों क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल्टा G 0 होता है और वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकाल दिया जाए मेरे दोस्त, तो उसका नाम होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और जहां पर डेल्टा G 0 नहीं है उस जगह पर यदि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को निकाल दिया जाए तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट रेशियो। ये देखो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है क्वाड्रेंट रेशियो। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट रेशियो होता क्या है, बात समझ गए? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट होता है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वही होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका नाम कब रखा जाता है? जब डेल्टा G 0 है, और डेल्टा G 0 नहीं है तो उसी का नाम क्या रखा जाता है? क्वोशिएंट रेशियो। ये देखो, अब ध्यान रखिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये सिर्फ दो ही बातों पे डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर, ये बात मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, और एक रिएक्शन कोएफिशिएंट।
इन पर डिपेंड करती है। और जबकि क्वेशंट रेशियो एक वेरिएबल होता है, क्वेशंट रेशियो क्या है, एक वेरिएबल है, ये हर चीज पे डिपेंड करता है, ये हर चीज पे डिपेंड करता है। तो पहला बात, क्वेशंट रेशियो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एट डेल्टा जी इक्वल टू 0, मतलब इक्विलिब्रियम पे निकाल दिया गया तो वो इक्विलिब्रियम पे निकाल दिया तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला जाएगा। इक्विलिब्रियम को छोड़कर और कहीं निकाल दिया गया मेरे दोस्त तो वो क्या बोला जाएगा, क्वेशंट रेशियो बोला जाएगा। और कहीं का मतलब होता है डेल्टा जी जहां पर डज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। अब ये डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करता है, पहले तो मैंने क्वेशंट रेशियो को डिफाइन किया, अब बात आती है कि ये डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करता है। तो जरा दोस्तों देखना कि ये डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करता है। अब हम इस बात को देखते हैं कि ये डायरेक्शन को किस तरह से डिफाइन करेगा, गौर से देखिएगा। एक रिलेशन होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.3032 आर टी लॉग क्यूसी, ठीक। अब जरा देखो, मैंने लिखा एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर मैंने इस इक्वेशन को निकाला। तो जब एट इक्विलिब्रियम कर दोगे तो सबको पता है कि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, तो मेरे दोस्तों आप उसकी वैल्यू 0 डाल दोगे। तो जब 0 डाल दोगे तो डेल्टा जी इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू हो जाएगा 2.3032 आर टी लॉग। अब गौर समझिएगा, क्यूसी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू इक्विलिब्रियम के। क्यों, क्योंकि जब डेल्टा जी 0 होगा तो क्यूसी को ही क्या बोलते हैं, क्यू इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो हमारे पास ये एक रिलेशन आ जाएगा ऐसा, ये देखो। इसी रिलेशन को आप लोग नाम क्या देते हो, इस रिलेशन को नाम देते हो रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी स्टैंडर्ड, मतलब गिव्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। अब यार इससे क्या क्या पता चलता है, तो गौर से मेरी बात समझिएगा। यहां पर हम कितने केस बनाने जा रहे हैं, तो केस नंबर 1 मेरे दोस्तों, केस नंबर 2 मेरे दोस्तों, और केस नंबर 3, 3 केस बनाएंगे। अब ये 3 केस कैसे केस हैं और क्या बताते हैं जरा समझिए। यदि कोई बच्चा कहता है कि डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू 0 हो, क्योंकि कभी कभी पूछते हैं कि इक्विलिब्रियम पर इनमें से कौन सी कंडीशन सही है, तो जरा देखो, यदि डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू 0 है तो इसको 0 डाल दोगे तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा। और लॉग, तो फिर क्या आ जाएगा, लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू 0, और लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू 10 की पावर 0, है ना। हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो, यार इसको हटा दो, आप ऐसा लिख सकते हो इक्विलिब्रियम इक्वल टू, ठीक है, 1, एंटी लॉग ले लिया है। तो यदि कहीं पर डेल्टा जी 0 लोगे, डेल्टा जी स्टैंडर्ड 0 लोगे, तो वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। किसी बच्चे ने कहा सर हम डेल्टा जी नॉट 0 नहीं लेना चाहते हैं, हम लेना चाहते हैं निगेटिव वैल्यू। निगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है कि डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 है। यदि डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 लोगे तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो देख लो, तुमने यहां पर निगेटिव वैल्यू डाली तो यहां पर भी निगेटिव वैल्यू है, तो निगेटिव वैल्यू कट गई तो पॉजिटिव वैल्यू हो गई। तो ये सारा कुछ कैसा हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा इक्विलिब्रियम, लॉग इक्विलिब्रियम इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। और लॉग इक्विलिब्रियम इक्वल टू यदि मेरे दोस्त पॉजिटिव वैल्यू हो गई तो इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। ऐसा कैसे हो जाएगा, जरा एंटी लॉग लेके देखो। जब आप एंटी लॉग लोगे तो ये 10 की पावर पॉजिटिव वैल्यू है कि नहीं, और 10 की पावर पॉजिटिव वैल्यू की जो भी कुछ आएगा लॉग वो ग्रेटर देन 1 ही आएगा, इसलिए ऐसा हो जाएगा। अब केस नंबर 3, यदि डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू कैसी ले ली जाए, पॉजिटिव ले ली जाए, या ये कहो कि डेल्टा जी स्टैंडर्ड ग्रेटर देन 0 ले लिया जाए, तो मेरे दोस्त बताना कि इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा जरा बताओ। जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो के इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा ऐसे, और के इक्विलिब्रियम निगेटिव आ गया, इसका मतलब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू लेस देन 1 हो गई। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 1, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू है। तो ये निगेटिव वैल्यू है तो एंटी लॉग लोगे, एंटी लॉग लोगे तो 10 की पावर माइनस वैल्यू, 10 की पावर माइनस वैल्यू का मतलब 1/10 की पावर माइनस वैल्यू, तो लेस देन 1 आ जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ पा रहे हो कैसे किया है। तो जरा देखो यार दोस्त, इसी बात को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। ये बात आप समझ गए, क्योंकि ये बातें पूछी जाती हैं, इनमें से कौन सी कंडीशन इक्विलिब्रियम पे सही है, डेल्टा जी इक्वल टू 0 तो के ग्रेटर देन 1, डेल्टा जी इक्वल टू 0 तो के इक्वल टू 1। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कैसे है। अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं।
ये इक्वेशन 1 मैंने ली, इक्वेशन 1 की वैल्यू हम लोग डाल दे रहे हैं इक्वेशन ए में। देखिए वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 हम लोग पुट कर रहे हैं इक्वेशन ए में, ठीक है। जरा देखो हम लोगों ने किया क्या है, तो मैंने कहा कि वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन ए। तो जब ऐसा करोगे तो जरा देखो क्या आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, गौर समझिएगा। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 2.3032 आर टी लॉग इक्विलिब्रियम प्लस 2.3032 आर टी लॉग क्यूसी आएगा कि नहीं आएगा दोस्त? ये देखो इस डेल्टा जी नॉट की वैल्यू यहां डाल दोगे तो माइनस 2.303 आर टी लॉग इक्विलिब्रियम प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यूसी। अब जब ऐसा आएगा तो बच्चों ने कहा सर हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। गौर से समझिए, इसको हम यदि इस तरह से लिख लें तो किसी बच्चे को बुरा थोड़ी लगेगा। किस तरह से? 2.3032 आर टी लॉग, गौर समझना, लॉग क्यूसी अपॉन के इक्विलिब्रियम। ये माइनस है ना तो ऐसे ही तो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन आई है ये हमें क्या बताती है? तो ये हमें बहुत सारी बातें बताती हैं। केस नंबर 1 कि ये हमें क्या बताएगा। यदि केस नंबर 1 की बात करें, हमने इसको ऐसे लिख दिया है ना, और जब हमने इसको ऐसे लिख दिया तो देखो ये क्या क्या बताता है, अच्छे से समझिएगा, सारे कॉन्सेप्ट अभी 2 मिनट में क्लियर कर देगा ये। देखो केस नंबर 1, डेल्टा जी इक्वल टू 0। जब डेल्टा जी इक्वल टू 0 होगा तो सबको पता है लॉग क्यूसी अपॉन के इक्विलिब्रियम इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? लॉग क्यूसी लॉग के इक्विलिब्रियम के बराबर होगा, है कि नहीं? और रिएक्शन कहां पे होगी? एट इक्विलिब्रियम पे होगी। रिएक्शन कहां पे होगी मेरे दोस्त? इक्विलिब्रियम पे होगी। ये देखो इतनी बात ठीक है ना। अब केस नंबर 2 पे आते हैं कि यदि केस नंबर 2 हुआ तो क्या होगा। देखो केस नंबर 2 क्या है हमारा, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 भी लिख देते हैं ऐसे। अब जरा मेरी बात को जरा समझो बच्चों, यदि डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है मतलब निगेटिव है तो क्या होगा? यदि ये वैल्यू निगेटिव है तो लॉग पूरा निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब आप लिख पाओगे लॉग केसी अपॉन के इक्विलिब्रियम इक्वल टू निगेटिव वैल्यू, है कि नहीं? और यदि ये लिख पाओगे तो किसी बच्चे ने आपसे कहा तो आपने कहा हम सर ये भी लिख पाएंगे, क्यूसी माइनस लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू निगेटिव वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब साफ साफ है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा है किससे? क्यूसी से। इसका मतलब क्या है भाई? जब लॉग के इक्विलिब्रियम में कुछ माइनस कर रहे हो तो निगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब निगेटिव वाला बड़ा है, तभी तो निगेटिव वैल्यू आ रही है। इन दोनों का डिफरेंस है कि नहीं? इन दोनों का डिफरेंस, ये निगेटिव वाली वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये ज्यादा निगेटिव है, मतलब ज्यादा बड़ी वैल्यू है, ज्यादा बड़ी वैल्यू है ये। अब गौर समझो, जब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होती है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या है? रिएक्शन आगे की ओर भागेगी। रिएक्शन किधर जाएगी? आगे की ओर जाएगी। आगे की ओर जाने का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब इस सिचुएशन में रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी? इक्विलिब्रियम, गौर से समझिएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, है कि नहीं? तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कब? जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा हो क्यूसी से। और सिंपल सी बात है, क्यूसी की एक ही बात होती है, क्यूसी की तमन्ना होती है कि वो केसी को पकड़ ले। क्या? क्यूसी की तमन्ना होती है कि वो केसी को पकड़ ले। अब केसी को पकड़ने के लिए उसको कहां जाना पड़ेगा? केसी की वैल्यू बड़ी है, केसी मतलब क्यू इक्विलिब्रियम, केसी की वैल्यू बड़ी है तो केसी की वैल्यू को बड़ी है तो वो पकड़ने के लिए क्या करेगा? आगे जाएगा। क्यों? क्यू इक्विलिब्रियम की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब प्रोडक्ट ज्यादा हो, और प्रोडक्ट ज्यादा होने के लिए आगे जाना पड़ेगा। तो कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछेगा कि यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है क्वाड्रेंट रेशियो से ज्यादा है, तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या है? सिंपल सी बात है, क्यूसी की तमन्ना है कि केसी को पकड़ ले, और क्यूसी की जब ये तमन्ना है कि केसी को पकड़ ले तो उसके लिए उसको आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का फार्मूला सेम है। क्यूसी की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब प्रोडक्ट बढ़े, क्योंकि फार्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगा, बढ़ाओगे तभी तो क्यूसी बढ़ेगा, और इसके लिए कहां जाना पड़ेगा? आगे।
और ये बात यहां से पता भी चल रही है। अब आपका मन कर रहा होगा कि सर हम केस नंबर 3 भी करेंगे, तो यार जब आप केस नंबर 3 करना चाह रहे हो तो हम बता देंगे। तो देखो यार केस नंबर 3 पे आते हैं। केस नंबर 3 मेरे दोस्त क्या है, जब डेल्टा जी की वैल्यू कैसी हो, पॉजिटिव हो, या फिर कहो डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। जब डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो लॉग क्यूसी अपॉन के इक्विलिब्रियम कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ऐसा कुछ है तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो लॉग क्यूसी माइनस लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो कि क्यूसी बड़ा है के इक्विलिब्रियम से। और सभी बच्चों को पता है कि जब डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब हुआ इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन। किधर शिफ्ट होगा मेरे दोस्त, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन, ये देखो। और आपको पता भी है कि यदि डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना होके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि यदि इधर से इधर की रिएक्शन का पॉजिटिव है, लेफ्ट टू राइट का पॉजिटिव है, तो राइट टू लेफ्ट का क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब यदि क्यूसी कहीं पर के इक्विलिब्रियम से ज्यादा आ जाता है, यदि मेरे दोस्त क्यूसी कहीं पर के इक्विलिब्रियम से ज्यादा आ जाए तो ध्यान रखना रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुई। बच्चों ने कहा याद कैसे रखा जाए, तो याद रखने के एक ही वो है क्या, क्यूसी की तमन्ना है कि केसी उसे मिल जाए। अब बताओ क्यूसी केसी को पकड़ना चाहेगा तो कैसे करेगा, पीछे आएगा। क्यों, क्यूसी आगे निकल गया, उसकी वैल्यू बड़ी है, वो आगे निकल गया है। आगे निकल गया तो जब पीछे आएगा तभी तो पकड़ पाएगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये देखो मैंने डायरेक्शन आपको सारी पढ़ा दी कि किस तरह से किसकी डायरेक्शन होती है। अब यार इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कर सकते हो, तो जरा देखो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बताता हूं। ये देखो यार एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, तो जरा ध्यान से देखो कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया। कहा गया 1 मोल ऑफ ईच ए बी सी, ए बी एंड अच्छा ए बी एंड ए बी प्रेजेंट इन ए 1 लीटर कंटेनर। ठीक है, ऐसा है 300 केल्विन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पे है। तो यार क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, गौर समझिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यार ये देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास इस तरह से, ए है, बी है और ए बी है। ये तीनों हैं, कितने मोल, 1-1 मोल। और कहां पर, एट इक्विलिब्रियम, ऐसे है, ऐसे लिखा हुआ है। और कंटेनर कितना है, 1 लीटर का है। मतलब एक कंटेनर में इक्विलिब्रियम पहले से ही स्टेबलाइज है। फिर वो क्या कहते हैं, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस 4 टाइम ऑफ इनिशियल वॉल्यूम देन कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एट इक्विलिब्रियम। अब ये कहते हैं कि यार ये देखो एक स्टेबलाइज इक्विलिब्रियम है, इसको ना इस पूरी रिएक्शन को हम पलट देते हैं जाके एक कंटेनर में जिसका वॉल्यूम इसके 4 टाइम्स है, इसमें पलट देते हैं। और इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, 4 लीटर है, 4V। यदि वो V है तो ये 4V है, ऐसा। इसका मतलब लीटर में दिया है तो 4 क्यों लिख रहे हो, सिर्फ 4 लिख दो, क्योंकि 1 लीटर इन्होंने सपोज कर रखा है पहले से ही, ऐसा। 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। तो वो पूछ रहे हैं AB का कंसंट्रेशन बताओ इक्विलिब्रियम पे। अब आपने इक्विलिब्रियम के साथ छेड़खानी की है तो नई इक्विलिब्रियम आएगी। अब मेरे दोस्त दिक्कत ये है कि नई इक्विलिब्रियम आएगी तो किधर रिएक्शन जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, ये कैसे पता चलेगा, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों है ना, आपके पास रिएक्टेंट भी दिए हैं और आपके पास प्रोडक्ट भी दिया है, तो रिएक्शन आगे भी जा सकती है पीछे भी जा सकती है। ये कौन डिसाइड करेगा, तो हमेशा ध्यान रखना कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखो। कॉन्सेप्ट क्या है, यदि कहीं पर रिएक्टेंट और मेरे दोस्त प्रोडक्ट दोनों की वैल्यू गिवन हो, तो हमेशा ध्यान रखना पहले आप चेक करोगे क्या, चेक क्यूसी एंड कंपेयर विद केसी, एंड कंपेयर विद केसी, केसी केपी जो भी दिया हो, पहले हम क्यूसी चेक करेंगे और कंपेयर करेंगे। उससे हमें क्या पता चलेगा, उससे हमें पता चलेगा रिएक्शन किधर जा रही है।
तो पहले आप इसका केसी निकालो, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, जल्दी से निकालिए। पहले आप इसका क्या निकालो, केसी। ठीक है, तो केसी कितना आएगा, डायरेक्ट कर दूं भाई, सबके 1-1 लीटर दिए हैं, तो मोल भी यही है और कंसंट्रेशन भी यही है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो केसी कितना आ गया, 1, केसी 1 आ गया। अब आपने क्या किया, जब हम इस कंटेनर में पहुंचे, गौर समझिए, जब दोस्त हम इस कंटेनर में पहुंचे तो इन्होंने क्या किया, कंसंट्रेशन चेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम डबल कर दिए, 4 टाइम्स कर दिया है, तो सबके कंसंट्रेशन चेंज हो गए। ये देखो 1/4 1/4 1/4, क्योंकि वॉल्यूम डबल कर दिया है। अब हमें पता करना है कि इस कंसंट्रेशन पर रिएक्शन किधर जाएगी, इस कंसंट्रेशन पे तो इक्विलिब्रियम था, अब आपने सबके कंसंट्रेशन चेंज कर दिए तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, तो हम पहले यहां निकालेंगे क्या, क्यूसी। जरा देखो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों गिवन हो तो सबसे पहले क्यूसी निकालोगे और केसी से कंपेयर करोगे। तो पहले मैं क्यूसी निकाल तो लूं, तो मैंने निकाला क्यूसी इक्वल टू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, एक 1/4 एक 1/4 कैंसिल हो गया, तो क्यूसी की वैल्यू आ गई 4। अब जरा बताओ, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, 1। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है भाई, पहले ही बता चुका हूं, ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे और रिएक्शन कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है, ना तो टेम्परेचर चेंज हुआ है ना रिएक्शन कोएफिशिएंट चेंज हुए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले भी 1 था, अभी भी 1 है। कंपेयर करो, तो कंपेयर करने पर क्यूसी बड़ा आ रहा है केसी से, और यदि क्यूसी बड़ा आ रहा है तो क्यूसी की क्या तमन्ना है कि केसी उसे मिल जाए, तो क्यूसी को पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि उसको अपनी वैल्यू कम करनी है, अपनी वैल्यू कम करने के लिए वो पीछे आएगा। इसका मतलब अब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब नई इक्विलिब्रियम आएगी तो 1 - 4 - x एट इक्विलिब्रियम। अब नई इक्विलिब्रियम बना रहा हूं, नई इक्विलिब्रियम जब मेरे दोस्त आएगी तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है, तो इसमें कुछ माइनस होगा और दोस्त इसमें कुछ क्या होगा, प्लस होगा, ऐसे। अब वो पूछ रहा है ए बी का कंसंट्रेशन बताओ नई इक्विलिब्रियम में, ये देखो, ये देखो, तो अब ए बी का कंसंट्रेशन नई इक्विलिब्रियम में कितना है, 1 - 4 - x। अब बस यार आपको x की वैल्यू आ जाए तो आंसर आ जाएगा। वो कैसे आएगा, आपने लगाया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू, गौर समझिएगा, आपको जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है वो इस रिएक्शन का दिया है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का, और हम रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पलट जाएगा, पलट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/kc। इत्तेफाक की वैल्यू है, वैल्यू 1 है, तो वैल्यू 1 होने का मतलब 1। मेरी बात समझ पाए, ओ ये आया 1/1। अब लिखोगे क्या, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है, 1/4 प्लस x 1/4 प्लस x अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू 1। अब इस क्वाड्रिक को सॉल्व करोगे, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, x की वैल्यू निकालोगे और x की वैल्यू यहां डाल दोगे तो कंसंट्रेशन आ जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो जरा देखो यार, जब भी कहीं पर केसी दिया जाएगा तो ये काम करना होगा, और ये देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी और केसी, ये मैं पीछे ही पढ़ा चुका हूं, अभी आ गया था। आगे चलते हैं, डायरेक्शन ऑफ फेज ट्रांजिशन इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा बता देते हैं, वैसे तो मैं इसको बाद में बताता, मगर यदि ये हेडिंग यहीं पे आ गई तो यहीं बता देते हैं। देखो, यदि कहीं पर फेज ट्रांजिशन हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस बात को जरा समझो। यदि कहीं पर फेज ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, देखो हाई प्रेशर करने पर, हाई प्रेशर करने पर इंक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, तो ध्यान रखिए सभी बच्चे, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू हाई डेंसिटी साइड। जिधर डेंसिटी ज्यादा होगी उधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा प्रेशर इंक्रीज करने पर। जैसे ये देखो यार, वाटर लिक्विड का इक्विलिब्रियम है वाटर सॉलिड के साथ, ये देखो ऐसा। अब वो पूछ रहे हैं इस इक्विलिब्रियम में किधर शिफ्ट होगा, तो मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर ज्यादा होती है डेंसिटी ऑफ सॉलिड से, तो डेंसिटी किधर ज्यादा है, इधर। तो जैसे ही तुम प्रेशर इंक्रीज करोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगी। यदि ये वाली इक्विलिब्रियम लिखी है तो हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग इन प्रेशर। यदि आप प्रेशर इंक्रीज करते हो
इंक्रीजिंग इन प्रेशर। तो मेरे दोस्त इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि डेंसिटी उधर इंक्रीज हो रही है। इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका एक प्रूफमेंट होता है, टाइम ना होने की वजह से प्रूफमेंट ना करके डायरेक्ट रिजल्ट को बता के काम चला रहे हैं। जब भी कहीं प्रेशर इंक्रीज किया जाए फेज ट्रांजिशन वाली इक्वेशन में, फेज ट्रांजिशन का मतलब होता है गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या फिर एक डिफरेंट डेंसिटी से दूसरे डिफरेंट डेंसिटी में जाना। ऐसा कहीं पर भी हो तो प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम हाई डेंसिटी की साइड में शिफ्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन में दोस्त इन्होंने क्या कहा है, वाटर सॉलिड और वाटर लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम है। अब वो पूछ रहे हैं इक्विलिब्रियम के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है। द प्रेशर चेंज डू नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम, ये तो गलत हो गया। मोर ऑफ आइस मेल्ट इफ प्रेशर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, ये सही है। जब तुम प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? जिधर डेंसिटी ज्यादा हो। डेंसिटी इधर ज्यादा है ना, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर के केस में, तो यदि इधर इक्विलिब्रियम आएगा तो ज्यादा से ज्यादा आइस मेल्ट होगी, तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट देखो, डेंसिटी ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर दिस, इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम। यदि प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? दोनों की डेंसिटी दी है, ग्रेफाइट की डेंसिटी, ये डायमंड की डेंसिटी ज्यादा है, ग्रेफाइट की डेंसिटी कम है। तो यदि हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है? जिधर डेंसिटी ज्यादा हो। और डेंसिटी ज्यादा किसकी है? डायमंड की। डायमंड की कितनी है? 3.5। तो इक्विलिब्रियम डायमंड की साइड में शिफ्ट हो जाएगा। डायमंड की साइड में शिफ्ट होने का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वेपर डेंसिटी। अब जरा देखो यार, वेपर डेंसिटी का क्या चक्कर है, इसको भी पढ़ा देते हैं। ठीक है, कि वेपर डेंसिटी काम क्या करता है। देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पहले तो लिख देता हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मेजर in term of vapor density of gas mixture if reaction occurs in gas phase, यदि रिएक्शन गैस फेज में हो रही है तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को वेपर डेंसिटी के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। कैसे लिखा जाता है ये बताता हूं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये फार्मूला एक पता होना चाहिए। आई थिंक ये फार्मूला सारे बच्चों को पहले से भी पता भी है कि मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इतनी बात क्लियर है। अब आपको एक और काम की बात बताता हूं, उसको जरा ध्यान रखिए। जैसे ये एक एग्जांपल है, ध्यान दीजिए, PCl5 ब्रेक हो रहा है PCl3 में और Cl2 में। ठीक है, इसका मोल फ्रैक्शन कितना है? 1। मैंने इसके टोटल फ्रैक्शन को 1 माना, इसका 0 और जब T इक्वल टू 0 था तो वेपर डेंसिटी कितनी थी? वेपर डेंसिटी थी कैपिटल D। ये क्या है? वेपर डेंसिटी। तो ये वेपर डेंसिटी किसकी आई? T इक्वल टू 0 पर कौन होगा? सिर्फ PCl5 होगा। तो ये PCl5 की वेपर डेंसिटी हुई ना, और PCl5 की वेपर डेंसिटी आप इससे निकाल लोगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 से। अब इसमें से अल्फा फ्रैक्शन ब्रेक हो गया, तो ये कितना आया? अल्फा एट इक्विलिब्रियम। अब मेरे दोस्त इक्विलिब्रियम पे जो डेंसिटी आई है वो कितनी है? स्मॉल d। ये क्या है? ये है वेपर डेंसिटी ऑफ, ये वेपर प्रेशर लिख गया, देखो ये है वेपर डेंसिटी ऑफ गैस मिक्सचर। क्यों? इक्विलिब्रियम में तो मिक्सचर हो गया ना यार मेरे दोस्त। बताओ, PCl5 भी है, PCl3 भी है, Cl2 भी है, तो ये गैस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी है। अब वो पूछना चाह रहा है कि बताओ अल्फा कैसे निकालोगे। तो दोस्तों देखो, अल्फा कैसे निकाला जाता है, इसका एक फार्मूला याद रखना, गौर सुनिएगा, ठीक है, कि क्या होता है। वेपर डेंसिटी ऑफ इनिशियल स्टेट डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी ऑफ फाइनल एट इक्विलिब्रियम बराबर,
देखो वेपर डेंसिटी जब इनिशियल स्टेट डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, तो यहां क्या लिखोगे, मोल ऑफ इक्विलिब्रियम, टोटल मोल लिखे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, अपोजिट चलता है, टोटल मोल डिवाइडेड बाय मोल ऑफ गैस एट इनिशियल, ऐसे। ये फार्मूला आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन इसी से बनेगा हमारा, जो भी सॉल्व होना है सब इसी से सॉल्व होगा, तो इस पर ज्यादा फोकस रखें। इनिशियल स्टेट की वेपर डेंसिटी ऊपर होगी तो मोल इनिशियल स्टेट के नीचे होंगे, इनिशियल स्टेट की वेपर डेंसिटी, इक्विलिब्रियम स्टेट की वेपर डेंसिटी नीचे है तो मोल ऊपर है। तो जरा इनिशियल स्टेट की वेपर डेंसिटी बताओ, कैपिटल डी, इक्विलिब्रियम की कैपिटल डेंसिटी स्मॉल डी, इनिशियल स्टेट के मोल कितने हैं, ये देखो 1, सॉरी इक्विलिब्रियम के मोल कितने हैं, इक्विलिब्रियम में मोल कितने आएंगे, इन सबको ऐड करो 1 प्लस अल्फा, और इनिशियल कितने आए 1, तो ये देखो एक फार्मूला आ जाता है, अल्फा इक्वल टू डी माइनस डी, ठीक है, और अपॉन डी, ऐसे, ये एक फार्मूला आ गया। मगर इस फार्मूले को आप याद ना रखें, आप हमेशा सिर्फ इसको याद रखें, ये कॉन्सेप्ट से क्या होगा, हर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन पे फॉलो रखें। अब आंसर निकालना है तो देखो हमारा आंसर आ गया, अल्फा तो निकाल लोगे ना मेरे दोस्त यार, कैसे आएगा, देखो ये आएगा, ये आंसर आ गया, ऐसे। अब यदि यही मान लो, यदि किसी ने ऐसा सपोज किया होता, कोई एक जर्नल फॉर्म सपोज किया होता कि ए मॉलिक्यूल है और वो एनबी में ब्रेक हो रहा है, तो इसकी डेंसिटी बताओ, तो ये फार्मूला ऐसे आ जाता है, ये देखो, तब ये फार्मूला ऐसे आ जाता है, ये कैपिटल डी क्या है, इनिशियल वेपर डेंसिटी है, ये क्या है, इनिशियल वेपर डेंसिटी है, और स्मॉल डी क्या है, एक वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम है, वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, और वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस मिक्सचर। तो यार ये दोस्तों गैस मिक्सचर की डेंसिटी है, ये देखो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस मिक्सचर, तो ये गैस मिक्सचर की डेंसिटी है। तो आप इस फार्मूले से बस क्वेश्चन निकाला करें, ये फार्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर केस पे लगेंगे, बहुत जगहों पे नहीं लगेंगे, तो आप ये याद रखोगे तो सबसे आसानी से क्वेश्चन होगा। तो वेपर डेंसिटी के टर्म में ये, अब इसका चाहे तो एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जरा ये देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5, वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5, इसका मतलब ये कैपिटल डी दिया है 104.16, बट व्हेन हीटेड टू 230 इट्स वेपर डेंसिटी रिड्यूस्ड टू 62। जब इसको हीट करते हो तो इक्विलिब्रियम आया होगा, वहां पर जो वेपर डेंसिटी होगी वो स्मॉल डी होगी। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5, भाई आप यही तो कह रहे हो कि यार दोस्तों हम PCl5 को हीट कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, PCl3 आ रहा है, और क्या आ रहा है, Cl2 आ रहा है कि नहीं। तो ये जब T इक्वल टू 0 था तो जो भी वेपर डेंसिटी होगी इसकी होगी, और इसी को हम कैपिटल डी कहते हैं, और जब इक्विलिब्रियम आया तो वहां पर तो सब कुछ होगा, वो स्मॉल डी होगा, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो, चाहो तो फार्मूला लगा दो और चाहो तो आप क्वेश्चन कर लो, ठीक है, कर लोगे तो मैं लगा दूं कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी एन माइनस 1 इंटू डी, कैपिटल डी की वैल्यू 104.16, स्मॉल डी की वैल्यू 62 डिवाइडेड बाई एन क्या होता है, एक मोल से कितने मोल प्रोडक्ट बनना है, कितने मोल प्रोडक्ट बनना है, 2 मोल, 2 माइनस 1, और डी 62, ऐसे बस अब सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। यदि किसी बच्चे का मन हो तो उसी कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हो जो मैंने पहले पढ़ाया था, ऐसे देखो कोई बच्चा चाहे ऐसे कर ले, 1 0 0 T इक्वल टू 0, 1 माइनस अल्फा 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 एट इक्विलिब्रियम। अब आपने क्या कहा, वेपर डेंसिटी जब इतनी थी, इनिशियल वेपर डेंसिटी आफ्टर टी टाइम वेपर डेंसिटी, देखो इनिशियल वेपर डेंसिटी यहां लिखी है तो इनिशियल मोल यहां आ गए, इक्विलिब्रियम की वेपर डेंसिटी यहां लिखी है तो इक्विलिब्रियम के मोल यहां आ गए। अब सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा, चाहे इस मेथड से सॉल्व करो मेथड नंबर 1, और चाहे इस मेथड से सॉल्व करो मेथड नंबर 2, दोनों से आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जरा देखो यार, अब हम लोग और आगे चलते हैं, देखिए 1 मिनट, अभी क्वेश्चन से पहले हम लोग थोड़ा सा एक काम और कर ले, हम लोग अब एक लास्ट एंड फाइनल टॉपिक बचा है उसको पढ़ लेते हैं, और लास्ट एंड फाइनल टॉपिक जो बचा है वो काफी इंपॉर्टेंट भी है,
और सभी बच्चे उसी का वेट कर रहे होंगे कि सर ने अभी तक उसको नहीं बताया है ना? क्यों बच्चों? तो चलो यार दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं, इसका क्या काम है और किस तरह से काम करता है। देखो बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ली चटेरियल एंड ब्राउन प्रिंसिपल। इसमें क्या करना होता है? इसमें यह बताया गया है कि यदि कहीं पर कोई इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है, गौर समझिएगा, हमारे पास एक इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ऐसे। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यदि आप कंसंट्रेशन, किसी भी तरह का कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर या इनर्ट गैस इन्वॉल्व कराते हो तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा ये बताना है। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा ये बताना है, बस इतनी सी बात है। जरा समझो, इसमें क्या बताया जाता है कि इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू दैट डायरेक्शन देन द वेरिएशन ऑफ इफेक्टिंग फैक्टर इज निग्लेक्ट। इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां पर इफेक्टिंग फैक्टर का वेरिएशन, इफेक्ट निग्लेक्ट हो रहा हो। मतलब यदि वो प्रेशर बढ़ाता है तो हम उधर शिफ्ट होंगे जिधर प्रेशर बढ़ाया है तो वो कम हो जाए। तो अब गौर से मेरी बातों को समझिएगा, प्रिंसिपल तो सबको पता है, अब गौर से मेरी बात समझना कि आप कैसे क्वेश्चन निकालोगे, ठीक है? जो भी कहा जाएगा या जो भी किया जाएगा, हम उसका सिर्फ एक काम करेंगे। हम क्या करेंगे? जो भी कहा जाएगा या जो भी किया जाएगा, हम उसका सिर्फ अपोजिट काम करेंगे। अपोजिट काम, ठीक है? हम क्या करेंगे? अपोजिट काम करेंगे। अपोजिट काम करते हैं या करेंगे, ये देखो, हम क्या करेंगे? अपोजिट काम करेंगे। वो कहेगा प्रेशर बढ़ाना है तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि प्रेशर कम हो जाए, और उस करने के लिए हमारे पास क्या है? करने के लिए हमारे पास क्या है? इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन है। करने के लिए हमारे पास क्या है? करने के लिए, करने के लिए क्या है? ओनली डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम है। ओनली डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है कि इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन किधर शिफ्ट होगी, बस। यदि वो प्रेशर बढ़ाएगा तो हमारा काम है प्रेशर को कम करना, क्योंकि हम अपोजिट काम करेंगे। उसने प्रेशर बढ़ाया तो हम प्रेशर कम करेंगे। अब प्रेशर कम करने के लिए हमारे पास हथियार क्या है? हथियार सिर्फ है इक्विलिब्रियम को इधर उधर करना, बस। ये इतना हथियार है कि इक्विलिब्रियम को आगे बढ़ाएं या पीछे बढ़ाएं, बस इतना हथियार है। और हमारा काम क्या है? एम क्या है? अपोजिट काम करना। जो वो करेगा उसका अपोजिट, जो वो करता है ऐसा कुछ करेंगे कि उसका इफेक्ट निग्लेक्ट हो जाए। जस्ट अपोजिट काम करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ गए? पहले कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा काम है अपोजिट काम करना, जो वो करेगा उसका अपोजिट। जैसे उसने कहा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दो, तो हमारा काम है अपोजिट काम करना। वो कह रहा है बढ़ा दो, तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो जाए। बच्चे ने कहा कैसे करेंगे? तो जरा देखो, अब एक एक करके इस बात को समझाते हैं, ठीक है? एक एक करके कैसे समझाते हैं, जरा देखो। पहला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब मेरे दोस्त हम बताने जा रहे हैं कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट कैसे पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब जरा बताना यार, एक इक्विलिब्रियम है ये A1A इक्विलिब्रियम टू A2B, ऐसी इक्विलिब्रियम है। अब हमने किया क्या? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज कर दिया, ऐसे। तो बताओ इक्विलिब्रियम किधर जाना चाहिए? या फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होना चाहिए? अब गौर से जरा कॉन्सेप्ट को समझिए। हमारा काम क्या है? अपोज करना। तो जरा बताओ, इसने क्या किया? ए का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया है, अब हमें कम करना है, तो बताओ क्या करें? और हमारे पास हथियार क्या है? रिएक्शन को या तो हम आगे ले जा सकते हैं या पीछे ले जा सकते हैं। तो मेरे दोस्त, यदि हम रिएक्शन को आगे ले जाएंगे तो ए कंज्यूम हो जाएगा, और यदि ए कंज्यूम हो गया तो अपने आप कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। उसने क्या किया है? कंसंट्रेशन बढ़ाया है, और उसने कंसंट्रेशन बढ़ाया है, और हमारा काम क्या है? अपोज करना। उसने कंसंट्रेशन बढ़ाया है तो हम उसको कम करेंगे। अब कम करने का हमारे पास रास्ता क्या है? क्योंकि हमारे पास हथियार एक ही है, रिएक्शन को टहलाना, मतलब आगे या पीछे।
तो जैसे ही उसने ए का कंसंट्रेशन बढ़ाया, यदि मैं रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दूं तो ए कन्वर्ट होने लगेगा बी में, और ए बी में कन्वर्ट होने लगा तो ए कम हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे। हम कहेंगे इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये देखो आ गया कि नहीं। हम क्या करेंगे, ये हम करना है ना, हमारा काम क्या है, ये हम करेंगे। हमारा काम अपोज करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे, और जैसे ही इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे ए कम हो जाएगा। अब यार उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया, और जैसे ही डिक्रीज किया तो हमें गुस्सा आया, अच्छा तुमने बेटा कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया है, वो भी ए के। तो मैंने कहा ठीक है अभी ठीक करते हैं। तो जैसे ही उसने ए के कंसंट्रेशन को मेरे दोस्त डिक्रीज किया, तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन को, इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे। तुम इसको कम कर रहे हो तो हमारा एम बढ़ाना है ना, उल्टा काम करना है ना हमारे एम, तो हम इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे। तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन, शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों दोस्त, बात समझ पाए कैसे करना है। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन समझे कि किस तरह से आप अप्लाई करोगे। जरा यहां पर देखो, एक नोट भी डाल देता हूं, concentration of change in concentration of solid, change in concentration of solid, no effect in equilibrium, no effect in equilibrium। देखो यदि किसी सॉलिड का कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में होता ही कहां है। यदि किसी सॉलिड का कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पे होता ही नहीं है, वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होता है ना। इक्विलिब्रियम इक्वेशन में कहीं होता है कंसंट्रेशन सॉलिड का, नहीं। तो यदि कोई कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड चेंज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना तो वो फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड, जैसी थी वैसी ही पड़ी रहेगी। जैसे इसमें देखो फॉरवर्ड चली गई, इसमें बैकवर्ड चली गई। यदि कोई सॉलिड होता और उसका चेंज करते तो कुछ ना होता। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब जरा देखो यार, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, इस बात को भी डिस्कस कर ही लेते हैं यार कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। तो रूल वही है, अपोज करना। अब इफेक्ट क्या होगा ये चेक कर लेते हैं। जरा बताओ, सारा काम जब एक कंटेनर में हो रहा है तो क्या होगा, प्रेशर किसके बराबर होगा, मोल के, है कि नहीं। जब सारा काम एक कंटेनर में हो रहा है तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल के प्रोपोर्शनल होगा। और जब मोल के प्रोपोर्शनल होगा इसका मतलब प्रेशर बढ़ाना है तो मोल बढ़ा दो, और प्रेशर कम करना है तो मोल कम कर दो। तो अब गौर से समझो, ये रिएक्शन है। अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, PCl5 गैस, PCl3 गैस, Cl2 गैस। अब किसी ने कहा हमने प्रेशर हाई कर दिया है, हाई प्रेशर मतलब प्रेशर इंक्रीज कर दिया है। हाई क्या लिखना, इंक्रीज। किसी ने क्या किया, प्रेशर ऑफ कंटेनर को इंक्रीज कर दिया। प्रेशर क्या किया है, इंक्रीज कर दिया है। ऐसे ये देखो। अब मेरे दोस्त बताओ, यदि किसी ने प्रेशर इंक्रीज किया है तो हम क्या करेंगे, और किसी ने प्रेशर डिक्रीज किया है तो हम क्या करेंगे। ये देखो, प्रेशर डिक्रीज किया। अब बताओ यार, उन्होंने प्रेशर डिक्रीज कर दिया है तो हमारा काम क्या होगा, हमारा काम क्या है, अपोज करना। तो बताओ जरा, हमारे हाथ में क्या है, इक्विलिब्रियम। उन्होंने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है तो हम क्या करेंगे, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। मगर कैसे, बताओ कैसे करोगे। प्रेशर कम करना है तो क्या करो, मोल कम कर दो, क्योंकि मोल कम होंगे तो प्रेशर कम होंगे। तो जरा देखो, जब रिएक्शन इधर आ रही है तो प्रोडक्ट साइड में कितने मोल हैं, 1 + 1। प्रोडक्ट साइड में 2 मोल है, एक इसका एक इसका। अब रिएक्टेंट साइड में कितने मोल है, सिर्फ 1। ये देखो, यदि उसने कहा हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा काम क्या है, अपोज करना। तो हम पीछे की ओर भगेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, 2 मोल मिलकर 1 मोल में कन्वर्ट हो रहे हैं, और 2 मोल मिलकर 1 मोल में कन्वर्ट हो गए तो रियलिटी क्या हुआ, 1 मोल कम हो गया, और मोल कम हो गया तो प्रेशर कम हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे। इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। बात समझ पाए कैसे किया।
अरे भाई हमारा काम क्या है, अपोज करना। उसने कहा हम प्रेशर बढ़ाएंगे, तो हमने कहा हम प्रेशर कम कर देंगे। तो बात आई कम कैसे करें, तो कम करने के लिए मोल कम करने पड़ेंगे। तो मैं पीछे की ओर भाग गया। क्यों? पीछे जाने से मोल कम हो जाते हैं। कैसे? 2 मोल मिलके 1 मोल बनाएंगे, 2 मोल मिलके 1 मोल बनाएंगे, तो अपने आप एक बार रिएक्शन करने में 1 मोल कम हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे। अब उसने कहा कि हम प्रेशर क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो जैसे ही उसने कहा कम कर देंगे, हम कहेंगे यार हमारी तुम्हारी तो पक्की दुश्मनी है, तुम प्रेशर को कम करोगे तो हम बढ़ा देंगे। तो लोगों ने कहा बढ़ाओगे कैसे? मैंने कहा भैया मोल बढ़ जाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएंगे। अब हम आगे की ओर जाएंगे तो 1 मोल खत्म करेंगे 2 मोल जनरेट होंगे, 1 मोल खत्म करेंगे 2 मोल जनरेट होंगे। तो मोल बढ़ गए तो प्रेशर बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम को उठा के आगे की ओर शिफ्ट करा देंगे। इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। बात समझ पा रहे हो बच्चों? यदि कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों तरफ के मोल बराबर हो तो कैसे कर पाओगे? जैसे ये रिएक्शन, ये देखो। अब यार किसी बच्चे ने इस रिएक्शन में प्रेशर का इफेक्ट पूछ लिया, तो जरा बताओ क्या होगा? यहां पर भी गैस है, यहां पर भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अब जितने मोल प्रोडक्ट के हैं, यहां पे 1 लिखा है, यहां पे 1 लिखा है, ये देखो 1 है, ये भी 1 है, तो टोटल इधर मोल कितने हैं? 2। यहां पर भी 1 है और दोस्त यहां पर भी 1 है, तो इधर भी टोटल मोल कितने हैं? 2। अब बताओ क्या होगा? तो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तब प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि लेफ्ट और राइट के दोनों मोल बराबर हुए तो, मतलब डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 हुआ तो, यदि दोनों तरफ के मोल बराबर आए तो अब बताओ, तुमने प्रेशर बढ़ा दिया तो अब हम हाथ जोड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि हम आगे जाएंगे तो भी प्रेशर कम नहीं कर सकते, पीछे जाएंगे तो भी प्रेशर नहीं कम कर सकते। तो हम क्यों करेंगे काम यार? हम कह देंगे भैया आज ये वाला काम तो हमारे बस का नहीं है, छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ मोल बराबर है ना, और जब मोल बराबर है, मोल कांस्टेंट तो प्रेशर कांस्टेंट। इसका मतलब तुम प्रेशर बढ़ा दोगे तो हम कम नहीं कर पाएंगे, और प्रेशर कम कर दोगे तो हम बढ़ा भी नहीं पाएंगे। इसलिए हम कह देंगे नो इफेक्ट, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं। इक्विलिब्रियम कहीं नहीं जाएगी, वो खड़ी रहेगी कि यार हमारे बस का काम नहीं है तुम्हारी पॉसिबिलिटी को निगलेक्ट करना। तो यदि डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है और प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम कहीं नहीं जाएगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो उसको शिफ्ट नहीं करा सकता है। फिर बच्चों ने कहा अच्छा लास्ट और फाइनल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो मैंने कहा यार इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी बता देंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मेरे दोस्त, तो देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा। पीछे दो को जो पार्ट किए हैं उनमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट रहता है, मगर यहां पर दोनों चीज चेंज होंगी। तो जरा नोट डाल के जरा बात समझो, डायरेक्शन भी शिफ्ट होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा। तो जरा देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम बोथ चेंज इन टेम्परेचर चेंज। जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो दोनों चीजें चेंज होंगी, बाकी सब में सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज होती है आगे पीछे, मगर यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा। तो कैसे चेंज होता है? तो जरा देखो, पहले log K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा H। ये बात मैंने काइनेटिक्स में पढ़ाई थी तो मैं वहीं से उठा ले रहा हूं, यदि आपको ध्यान हो तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 क्या है? जब टेम्परेचर T1 था तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था, जब टेम्परेचर T2 है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। और मैंने ये सपोज किया है कि T2 बड़ा है T1 से, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज किया है। और दूसरी बात, डेल्टा H क्या है? इंथैल्पी ऑफ प्रोसेस, जिसकी वैल्यू क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये है। और T1 T2 हमारे टेम्परेचर है। अब कब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ये बात डिस्कस करनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था क्या क्या हो सकता है। पहला केस, हम क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज। तो जैसे ही तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो हमें डेल्टा H देखना पड़ेगा कि डेल्टा H कैसा है।
देखो मेरे दोस्त, अब यहां से हम एक एक करके केस बना रहे हैं, इस बात को आप समझिए और बताइए कि कैसे किया जाए। केस नंबर 1, देखिए डेल्टा एन की वैल्यू डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो, 0। जब डेल्टा एच की वैल्यू 0 होगी तो K2 बराबर होगा K1 के, होगा कि नहीं होगा, चेक करो। जब डेल्टा एच 0 डालोगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। log K2 माइनस log K1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब log K2 बराबर होगा log K1 के, तो K1 बराबर होगा K2 के। केस नंबर 1 ऐसा बड़ा रेयर होता है, जो पहला केस है वो थ्योरेटिकल केस है, सिर्फ थ्योरी पे पॉसिबल है। डेल्टा एच 0 होने का मतलब आप ऐसी रिएक्शन बोलना चाह रहे हो जिसमें ना तो हीट निकली है और ना हीट देनी पड़ी है, ऐसा बहुत रेयर होता है। केस नंबर 2, यदि डेल्टा एच की वैल्यू कैसी हो मेरे दोस्त, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक। यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो दोस्त क्या होगा, सिंपल सी बात है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो ये सारा पॉजिटिव हो जाएगा ना। इसका मतलब आप कह रहे हो log K2 अपॉन log K1 इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब आप कह रहे हो कि log K2 माइनस log K1 इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, और इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो कि K2 बड़ा है K1 से। और इसका मतलब क्या हुआ कि जब एंडोथर्मिक रिएक्शन है और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, देखो T2 से T1 बढ़ा है ना, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K बढ़ जाएगा, और K बढ़ने का मतलब होता है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना। तो इसका मतलब यदि कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा और साथ साथ में फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट होगा। इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव है तो क्या होगा, यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, यदि आप क्या करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो दो बातें हुई। पहला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है ना दोस्त, और डायरेक्शन किधर होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, और रिएक्शन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। दो बातें हुई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हमारा इंक्रीज करेगा और रिएक्शन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। अब केस नंबर 3, यदि डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव ले ली जाए, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस ले लिया जाए, तो यार सभी को पता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस लोगे तो क्या होगा, तो हमारे पास आएगा log K2 अपॉन K1 इक्वल टू निगेटिव वैल्यू। क्यों, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू जब निगेटिव डालोगे तो ये पूरा निगेटिव हो जाएगा ना, डेल्टा एच निगेटिव डाल दिया तो ये सारा निगेटिव हो गया, तो इसका मतलब हो गया log K2 अपॉन K1 इक्वल टू निगेटिव वैल्यू। और जब ऐसा हो गया तो किसी बच्चे ने कहा सर हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, log K2 माइनस log K1 इक्वल टू निगेटिव वैल्यू। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो, तो बच्चे ने कहा सर हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, log K2 ग्रेटर देन log K1। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो, ओ सॉरी ये नहीं लिख सकते, साइन गलत लगा है, log K2 लेस देन K1। तो इसका मतलब क्या हुआ, K2 कम है K1 ज्यादा है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यदि टेम्परेचर बढ़ाते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यदि तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे, है कि नहीं मेरे दोस्त, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और रिएक्शन शिफ्ट हो रही है तो K भी कम हो रहा है, जरा देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज कर जाएगा, है कि नहीं दोस्त, और रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। अब जरा गौर से मेरी बात को समझो, ये तो मैंने मैथमेटिकल प्रूफ कराया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम किधर जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम आगे जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो पीछे जाएगा, ठीक है। अब जरा गौर समझो, इसको यदि थ्योरेटिकली करना हो तो कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमारा काम क्या है, अपोज करना। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमारा काम क्या है, अपोज करना। तो क्या करें, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, इनको टेम्परेचर दो, एंडो, इनको टेम्परेचर दो, टेम्परेचर देने का मतलब क्या है, एनर्जी देना। तो जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हम एंडोथर्मिक की साइड भागेंगे, क्यों, एंडोथर्मिक है तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। हमारा एम क्या है, अपोजिट काम करना। जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारा काम, दिमाग कहेगा ओ टेम्परेचर कम करना है अपने को दोस्त, तो अपने को टेम्परेचर कम करना है तो हम एंडोथर्मिक की साइड भाग जाएंगे। क्यों, एंडोथर्मिक टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर गिर जाएगा। इसीलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब बात आई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो कैसे होगा,
तुमने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो इधर से लेफ्ट टू राइट एक्सोथर्मिक है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट एक्सोथर्मिक है। तो जरा बताओ, इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, तो यदि लेफ्ट से राइट जाने पर उसकी पास्ट निगेटिव वैल्यू है तो राइट से लेफ्ट जाने पर कैसी होगी? पॉजिटिव। मतलब इधर से इधर एक्सो है तो राइट टू लेफ्ट क्या होगी? एंडो होगी। तो जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारा काम क्या है? अपोज करना। तो हम अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। क्यों? इधर से इधर एक्सो है तो इधर से इधर एंडो है, तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके, अपने आप टेम्परेचर गिर जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमको टेम्परेचर कम करना है, तो हम क्या करेंगे? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन तो एंडोथर्मिक है, यदि फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड एंडो होगी, तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके टेम्परेचर को कम कर देंगे। ये क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनेगा फार्मूले पर, जो पीछे फार्मूला पढ़ाया है उस पर। अब लास्ट एंड फाइनल, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। यदि कहीं पर इनर्ट गैस मिलाई जाए तो क्या होता है? इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। यदि बच्चों इनर्ट गैस मिला दिया जाए तो क्या होगा, इसको चेक करते हैं। तो जरा देखो यार, हमने एक इक्वेशन बनाई, A1A रिवर्सेबल A2B। इसका आप केसी लिखो, केपी इक्वल टू लिखोगे तो क्या आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर N2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर N1। अब इसी फार्मूले को यदि मैं खोल दूं तो ये आया, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, है कि नहीं प्यारे बच्चों? यहां पर भी क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब यार इस बात को थोड़ा सॉल्व कर लो, गौर समझिएगा। मोल ऑफ B की पावर N2, मोल ऑफ A की पावर N1 इनटू टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल की पावर N2 माइनस N1। ये बात मैंने कैसे की, जरा इसको समझिएगा। यहां तक तो ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब जरा बताना ये क्या लिखा है? ये यही तो लिखा होगा, मोल ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ये क्या लिखा होगा? मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो इन दोनों को मैंने टोटल मोल को अलग लिख दिया इस तरह से, ठीक है। अब इस बात को क्या कहते हैं, गौर से देखें। अब इसको यार हम लोगों ने क्या कर लिया? Kp इक्वल टू कर लिया, इसको एक वैल्यू मान लो। वैसे इसको बोला जाता है Kn, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल। इसको Kn बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल। और ये बच्चों हमारे पास ऐसे आ गया, इसकी जरूरत है इसलिए मैंने इसको लिख लिया है। इसी को क्या कहते हैं? डेल्टा एन कहते हैं। अब मेरी बातों को गौर से समझिएगा। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है? अब आप, ये हमारे पास इक्वेशन थी, अब इस इक्वेशन में किसी ने इनर्ट गैस मिलाई तो क्या क्या होगा, इस पर डिस्कशन करना है। यदि डेल्टा एन की वैल्यू 0 है तो देखो, अब गौर समझिएगा, आपने क्या किया? इनर्ट गैस मिलाया, इनर्ट गैस इन्वॉल्व। अब जब यार इनर्ट गैस इन्वॉल्व इन इक्विलिब्रियम, जब आप इनर्ट गैस मिलाओगे तो इक्वेशन में क्या हो जाएगा? इनर्ट गैस जब आप प्यारे बच्चों मिलाओगे तो इक्वेशन में क्या होगा? इक्वेशन में ये होगा, इनर्ट गैस रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, मगर बच्चों टोटल मोल बढ़ा देगा। है तो कंटेनर के अंदर ही ना, तो टोटल मोल क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ये देखो बात सही है। जब इनर्ट गैस मिलाओगे तो क्या बी के मोल बढ़ जाएंगे, ए के मोल बढ़ाएंगे? नहीं, टोटल मोल बढ़ जाएंगे। क्यों? इनर्ट गैस कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट थोड़ी ना है, वो तो टोटल मोल को बढ़ाएगा सिर्फ। अब टोटल मोल बढ़ाने से कब कब क्या क्या होगा जरा देखिए। केस नंबर 1, यदि डेल्टा एन की वैल्यू 0 है तो टोटल मोल का टर्म ही गायब हो जाएगा। डेल्टा एन यहां पे 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यदि डेल्टा एन की वैल्यू 0 है तो नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। क्यों ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं होगा दोस्त? क्योंकि इक्वेशन ऐसे आ गई ना, यदि डेल्टा एन की वैल्यू 0 है तो ये पूरा 1 हो जाएगा। अब बताओ, डेल्टा एन के मोल ही नहीं है कि नहीं? इनर्ट गैस के मोल ही नहीं है इक्वेशन में
तो जब इक्वेशन में इनर्ट गैस के मोल नहीं है तो वो इफेक्ट भी तो नहीं डालेंगे। तो यदि डेल्टा एन इक्वल टू 0 है तो इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है मेरे दोस्त। अब बात है केस नंबर 2 की। जब डेल्टा एन 0 नहीं होता है तब दो केस होते हैं। कौन कौन से दो केस होते हैं जरा देखिए। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। एक केस मेरे दोस्त ये होता है। दूसरा केस होता है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जरा देखो, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तब क्या आएगा, जरा इस बात को जरा समझिए। V इक्वल टू कांस्टेंट है ये है। तो जरा देखो, डेल्टा एन डज नॉट इक्वल टू 0 पे क्या होगा, इस बात को समझते हैं जरा। हम सभी लोगों ने PV इक्वल टू एनआरटी तो पढ़ा ही होगा। यदि मैं इस बात को ऐसे लिख दूं तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को टेंशन है कि नहीं सर आपने ये कैसे लिख दिया है। P अपॉन एन इक्वल टू R अपॉन टी। अब मेरे को बताओ, यदि वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, और ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो ये अपने आप कांस्टेंट हो गया, है कि नहीं। P अपॉन एन का रेशियो अपने आप कांस्टेंट हो गया। P कांस्टेंट नहीं है, N कांस्टेंट नहीं है, P अपॉन एन का रेशियो कांस्टेंट है। जरा गौर से समझना, जब P V को कांस्टेंट कर दोगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दोगे मेरे दोस्त, तो P अपॉन एन का रेशियो अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा मेरे दोस्त। बात समझ पाए। और यदि P अपॉन एन का रेशियो मेरे दोस्त कांस्टेंट हो गया तो ये P अपॉन एन का रेशियो ही तो लिखा है। तो इनर्ट गैस मिलाने से पहले और इनर्ट गैस मिलाने के बाद P अपॉन एन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और P अपॉन एन की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जरा देखो, जब कांस्टेंट वॉल्यूम चल रहा हो तो भी इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो हमने लिखा नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। किसी ने कहा वाई, ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि P अपॉन टी कांस्टेंट है। आप इनर्ट गैस मिलाओगे तो मोल चेंज होंगे, मगर उसी के रिस्पेक्ट में P चेंज हो जाएगा तो रेशियो चेंज नहीं होगा, और रेशियो चेंज नहीं होगा तो Kp चेंज नहीं होगा। अब यहां पर दो केस है। केस नंबर 1, जब डेल्टा एन डज नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब एक बार लेस हो सकता है और एक बार ग्रेटर देन 0 हो सकता है। अब इस जगह पे देखो, गौर समझिएगा, डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 है। हम इक्वेशन पीछे लिखिए तो पीछे ले चलना है। डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये इक्वेशन आएगी। जैसे ही तुमने इनर्ट गैस मिलाया तो टोटल मोल बढ़ गए, टोटल मोल बढ़ गए तो Kp कम हो गया। Kp एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो तब तक चेंज नहीं होता जब तक टेम्परेचर चेंज ना हो और कोएफिशिएंट चेंज ना हो। इनर्ट गैस मिलाने से कोई टेम्परेचर थोड़ी चेंज होता है, और ना इनर्ट गैस मिलाने से कोएफिशिएंट चेंज होता है। तो जरा देखो, जैसे ही आपने इनर्ट गैस मिलाया तो टोटल मोल बढ़ गए, और टोटल मोल बढ़ गए तो Kp कम हो गया। अब Kp अपने को बढ़ाना चाहेगा, क्यों बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो Kp अपने को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब भी बढ़ता है तो आगे की ओर भागता है। तो यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमें बढ़ाना है, क्योंकि मोल बढ़ गए, नीचे के मोल बढ़ गए, और नीचे के मोल बढ़ गए तो Kp कम हो गया। Kp को अपनी वैल्यू कवर करने के लिए कहां आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। तो रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब यहां पे आ जाओ, जब डेल्टा एन की वैल्यू लेस देन 0 हो, डेल्टा एन की वैल्यू लेस देन 0 होने का मतलब ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया तो ये टर्म ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं, निगेटिव हो गया ना, तो ये टर्म ऊपर आ गया। तो जैसे ही इनर्ट गैस मिलाया तो टोटल मोल बढ़ गए, पहले एंटी थे, अब क्या होगा, एंटी प्लस इनर्ट गैस, टोटल मोल बढ़ जाएंगे तो Kp बढ़ जाएगा, और Kp एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो अपने को फिक्स रखने के लिए क्या करेगा, पीछे जाएगा। क्यों, क्योंकि Kp की वैल्यू बढ़ गई है, और बढ़ गई है तो वो कम करने की कोशिश करेगा ना यार, क्योंकि Kp कांस्टेंट है, और Kp कांस्टेंट है तो अपने को कम करने के लिए किधर जाएगा, पीछे जाएगा। बात समझ पाए। जब डेल्टा एन की वैल्यू निगेटिव होगी तो ये टर्म ऊपर आएगा ना यार दोस्त,
निगेटिव है ना, तो निगेटिव है तो 1 में जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा, और ये ऊपर आ गया तो जैसे ही टी क्या है, ऊपर आए, अब टी ऊपर है तो जैसे ही इनर्ट गैस डाली तो इनर्ट गैस के मोल बढ़ गए, टी प्लस एन इनर्ट हो गए, तो ये बढ़ गया तो ये बढ़ गया। अब केपी एक कांस्टेंट है तो अपने को कम करना है, अपने को कम करना है तो उसे पीछे भागना पड़ेगा, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ये देखो इस तरह से, इसका मतलब अब समरी बता देते हैं। समरी क्या है, समरी बस इतनी याद रखो कि इनर्ट गैस का इफेक्ट डेल्टा एन इक्वल टू 0 पे नो इफेक्ट, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो इफेक्ट, सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पे इफेक्ट पड़ता है। ग्रेटर देन 0 है तो फॉरवर्ड, और ये समझना बहुत आसान है, ग्रेटर देन 0 होने का मतलब बढ़ना, बढ़ने का मतलब आगे की ओर जाना। लेस देन 0 है, लेस देन 0 होने का मतलब कम होना, कम होने का मतलब बैकवर्ड जाना, बाकी सब में तो नो इफेक्ट है ना, सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पर इफेक्ट पड़ रहा है। गौर समझो, सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पर इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चों ने कहा कैसे याद रखेंगे सर, आपने तो मैथमेटिकल इतना समझा दिया, हम वहां थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मैथ कैसे लगाएंगे 10 घंटे बैठ के। तो मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बस तुम इतनी बात याद रखो कि डेल्टा एन जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तब इफेक्ट करता है, कांस्टेंट प्रेशर होता है तब इफेक्ट करता है इनर्ट गैस। डेल्टा एन इक्वल टू 0 पे नो इफेक्ट है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो इफेक्ट है। अब कांस्टेंट प्रेशर पे इफेक्ट है तो बच्चों ने हम कैसे याद करेंगे, तो मैंने कहा बस बिल्कुल सिंपल सी बात है, डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 है तो जब एन बढ़ रहा है तो फॉरवर्ड, रिएक्शन भी बढ़ रही है, रिएक्शन बढ़ने का मतलब आगे की ओर जाना, एन बढ़ रहा है तो रिएक्शन बढ़ रही है, एन कम हो रहा है तो रिएक्शन भी कम हो रही है, पीछे की ओर आ रही है। बस ऐसे याद रखो, ठीक है मेरे दोस्त। देखो यार दोस्तों, सारा कुछ कॉन्सेप्चुअली खत्म कर दिया, अब बात आती है सिर्फ इसके क्वेश्चन की कि यार इसके क्वेश्चन कराया जाए। तो नेक्स्ट क्लास में हम आधे घंटे इसके क्वेश्चन कराएंगे, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम चालू करेंगे, ठीक है। आज हमने इस चैप्टर को पूरा खत्म कर लिया है कॉन्सेप्चुअली, और कई बार मैंने क्वेश्चन करा भी दिए, बस अभी पीवाईक्यू नहीं कराए हैं। तो पीवाईक्यू कराने के लिए नेक्स्ट क्लास लेंगे और उसके आधे घंटे हम लोग पहले पीवाईक्यू करेंगे, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चों से इतना काम है कि बस इसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए और मेहनत करते रहिए, खूब जी जान लगा के पढ़िए, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग बीमार हैं फिर भी पढ़ा रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप भी जी जान लगा के पढ़ाई करें, ठीक है। चलो फिर कल मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा और खुश रहें।